तो ये है हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी। हेड इंजरी बोलो या ब्रेन इंजरी बोलो, सेम है। तो ये नर्वस सिस्टम डिजीज कंडीशन में आता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें डेफिनेशन, कॉज, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी और ऑल डिजीज कंडीशन को विथ मैनेजमेंट क्लियर करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट भी होगा इसमें। तो डेफिनेशन, इंजरी टू हेड इन्वॉल्व ट्रामा टू द स्काल्प, स्कल और ब्रेन। अगर हेड में कोई इंजरी हुई है या ब्रेन में कोई इंजरी हुई है तो वही ये हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी की होती है। इसका कॉज क्या होगा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। अगर कोई मोटर व्हीकल, जिसको आरटीए कहते हैं ना, रोड एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वही फॉल्स या फिर एक्सीडेंट। इसमें ट्रामा की कंडीशन भी हो सकती है, या फिर मान लो किसी से फाइटिंग के समय, फाइट कर रहे हैं, लड़ाई करते समय किसी ने कुछ मार दिया हेड पे, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, सबसे पहले एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है व्हेन हेड इज फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट आर मूव। हेड तो फिक्स है बट जो ऑब्जेक्ट है वो मूव है, मूविंग में है, मूव कर रहा है। फिर अगली हेडिंग है डिसिलरेशन। ये मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के मैकेनिज्म है, कैसे कैसे इंजरी होती है। तो व्हेन हेड मूविंग एंड ऑब्जेक्ट आर फिक्स। पहले में क्या है? हेड फिक्स है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दूसरे में डिसिलरेशन में हेड मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट फिक्स है। डिफॉर्मेशन में क्या है? डिफॉर्मेशन डिफर्स इंजरी इन विच द फोर्सेस रिजल्ट डिफॉर्मेशन एंड डिसरप्शन ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द इम्पैक्टेड बॉडी पार्ट, स्कल फ्रैक्चर। एग्जांपल, जैसे कोई स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें क्या होगा? इंजरी होगी और जो फोर्स रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी होगी, डिसरप्शन ऑफ इंटेग्रिटी। जो इंटेग्रिटी है, जैसे जो स्काल्प की इंटेग्रिटी है वो डैमेज होगी, तो डिफॉर्मेशन। फिर अगला है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी की डिफिनेशन क्या है? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, शॉर्ट में टीबीआई, आल्सो नोन एज हेड इंजरी इन द डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन ड्यू टू ट्रामा रिलेटेड इंजरी। ये जो ट्रॉमेटिक इंजरी है इसको हेड इंजरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू ट्रामा। टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी में कंकशन, ट्रांजिएंट इंटरप्शन इन ब्रेन एक्टिविटी, नो स्ट्रक्चरल इंजरी नोटेड ऑन रेडियोग्राफी। मतलब जो कंकशन का मतलब है ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो तो इंटरप्ट होगी, लेकिन जब रेडियोग्राफी जब करोगे, रेडियोग्राफी जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, तो उसमें ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। सेरिब्रल कंट्यूजन मतलब क्या है? ब्रूसिंग ऑफ द ब्रेन विथ एसोसिएटेड स्वेलिंग। स्वेलिंग के साथ में ब्रूसिंग होगी ब्रेन में, वो तो बोलेंगे सेरिब्रल कंट्यूजन। फिर अगला है इंट्रा सेरिब्रल हेमेटोमा। तो ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू कॉमनली एसोसिएट विथ एडेमा। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो उसको हेमेटोमा बोलोगे, इंट्रा सेरिब्रल हेमेटोमा। एपिड्यूरल हेमेटोमा, जो एपिड्यूरा होता है वहीं पे, ब्लड बिटवीन इनर टेबल ऑफ द स्कल एंड ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर। एपी मतलब ड्यूरामेटर के और जो हेड की स्कल बोन होती हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे अगर हेमेटोमा हुआ है। सब ड्यूरल हेमेटोमा मतलब सब ड्यूरा में क्या होगा? ब्लड बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड अर्कनॉइड मैटर काज्ड बाय वेनस ब्लीडिंग। अगर वेनस ब्लीडिंग की वजह से ड्यूरा मैटर के बीच में और अर्कनॉइड मैटर के बीच में हो रहा है ये ब्लीडिंग, तो उसको सबड्यूरल हेमेटोमा बोलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा भी है, सबड्यूरल हेमेटोमा में क्लासिफिकेशन। देखो एपिड्यूरल हेमेटोमा कहाँ है? स्कल बोन जो दिख रही है, ये स्कल बोन है एग्जाम्पल, इसके बीच में, और ये ड्यूरा मैटर है, देखो ये जो ब्लू से दिख रही है, तो इसके बीच में जब ब्लीडिंग हो रही है तो आर्टेरियल ब्लड है, तो इसकी वजह से क्या है? एपिड्यूरल हेमेटोमा। सबड्यूरल हेमेटोमा क्या है? ड्यूरा मैटर देखो है, नॉर्मल है, और अर्कनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर अर्कनॉइड मैटर के बीच में जो है, जब वहां पे ब्लीडिंग होगी तो सब ड्यूरल हेमेटोमा होगा। ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसके ले लें। फिर अगला है कंकशन। कंकशन इज ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी दैट अफेक्ट योर ब्रेन फंक्शन। जो ये कंकशन है ये ब्रेन इंजरी का, ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है और ये ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। अब इसमें देख लें डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन इंजरी। अगर कुछ कोई चीज डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है ब्रेन इंजरी, उसकी वजह से कहाँ, अगर सामने से तो कैसा होगा। फिर एक्सीलरेशन डिसीलरेशन ब्रेन इंजरी में ऐसी इमेज, ये इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। ब्लास्ट ब्रेन इंजरी,
फिर क्लासिफिकेशन में माइल्ड मतलब क्लासिफिकेशन इसका ये जीसीएस का यहाँ पे दिया है। जीसीएस मतलब ग्लासको कोमा स्केल। इससे पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करते हैं, मतलब पेशेंट कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीन में ये डिवाइड करते हैं। तो ये जो कॉन्शियस अगर पेशेंट है, माइल्ड अगर फुल्ली कॉन्शियस है तो उसका जो जीसीएस लेवल है वो 15 होगा। बट अगर माइल्ड में है तो क्या होगा, वही 12 to 14। इसमें 12 to 15 दिया है बट ये 12 to 14 होगा अगर माइल्ड है। 15 है तो मतलब कॉन्शियस पूरा पूरा कॉन्शियस है, विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू 15 मिनट्स। इसमें क्या होगा, 15 मिनट के लिए इसका कॉन्शियस लेवल लॉस हो जाएगा। मॉडरेट में क्या है, जीसीएस का लेवल 9 से 12 मिलेगा, 9 to 12 विथ कॉन्शियसनेस अप टू 6 आवर के लिए लॉस होगा। सीवियर में जीसीएस का लेवल 3 से 8 विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ग्रेटर देन 6 आवर। 6 आवर से ज्यादा के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और इसमें जीसीएस का लेवल 3 से 8 मिलेगा। और जब जीसीएस का लेवल 8 से कम होता है तो उसको वेंटिलेशन लगाना होता है, वेंटिलेटर पे करना होता है, इंट्यूबेशन। साइन एंड सिम्टम क्या हो गए, अल्टर्ड एलओसी मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का अल्टर्ड हो जाना। रेस्पिरेटरी में भी नॉर्मल, जो रेस्पिरेशन है में भी नॉर्मल मतलब ये भी नॉर्मल होगा लेकिन नॉर्मल भी हो सकता है। प्यूपिल आर यूजुअली स्मॉल, जो प्यूपिल होते हैं आई के, ब्लैकिश जो दिखता है छोटा सा, जो कि डिम लाइट में बड़ा हो जाता है और अच्छी लाइट में छोटा हो जाता है, तो ये क्या होगा, स्मॉल दिखेगा। लॉस ऑफ नॉर्मल आई मूवमेंट, जो आई का नॉर्मल आई मूवमेंट होता है वो लॉस हो जाएगा, हो सकता है ब्लिंकिंग होने लगे या फिर आई झपके ही ना उतना। हेडेक, हेडेक तो मालूम है ये सबको होता है। फिर है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना, पेशेंट को फील होगा कि हाँ पेशेंट घूम रहा है, पेशेंट की सराउंडिंग घूम रही है, तो उसको बोलते हैं वर्टिगो। फिर है एजिटेशन। एजिटेशन मतलब वरी, डिस्टर्ब, रेस्टलेसनेस। फिर है कोमा। कोमा सबको पता ही है। सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिक डिफिसिट। न्यूरोलॉजिक डिफिसिट मतलब जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उनका डिफिसिट हो जाना। ऑटोरिया में भी इंडिकेट लीकेज ऑफ सीएसएफ फ्रॉम ईयर ड्यू टू पोस्टीरियर फोसा स्कल फ्रैक्चर। पोस्टीरियर फोसा स्कल फ्रैक्चर की वजह से ऑटोरिया इंडिकेट लीकेज ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का लीकेज ईयर से हो सकता है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यू टू कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी मतलब पैथी मीन्स डिजीज, कोगुलेशन की कोई डिजीज की वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि जब क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होते हैं, एक डिजीज होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं, तो उन जैसी डिजीज में एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर है कार्डियक एरिथमिया। एरिथमिया मतलब एबनॉर्मल रिदम, हार्ट रेट का बढ़ जाना, घट जाना, ईसीजी में चेंजेज आना, वो कार्डियक एरिथमिया में आता है। चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, सिटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोग्राफी। अब जैसे इसमें आपको लिखना है पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले यहाँ आ जाओ, कॉज पे आ जाओगे। कॉज पे आए, कॉज में क्या है, मान लो फॉल ले लिया या एक्सीडेंट ले लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्काल्प पे हल्का सा चोट आएगी, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के जो सेल टिश्यू हैं वो डैमेज होंगे, फिर उनमें क्या होगा, साइनोसिस होगा, फिर उस साइनोसिस की वजह से ब्रेन इंजरी, फिर ये सब डिजीज कंडीशन आगे जाके लास्ट में हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा। देखो जैसे ब्रेन में यहाँ पे मान लो आया कुछ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे टच हुआ, हिट किया, सबसे पहले क्या है, ब्रेन के हेयर हो गए ऊपर सबसे पहले, फिर ब्रेन की जो बोन्स हो गई, स्कल बोन, ये सब क्रेनियम बोन्स जो है वो प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद ये मेनिंजिस को अगर डैमेज कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा, सीएसएफ को, सीएसएफ में अगर कोई नॉर्मलिटी आ रही है, सीएसएफ के अंदर में अगर ये आ रहा है, इंजरी हो रही फाल की वजह से, तो ये आगे जाके डिजीज कॉज, यही इंजरी कॉज करेगा। ऐसे पैथोफिजियोलॉजी आप लिख सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक वेरिएशन देख रहे थे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, सिटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोग्राफी। ये जो पैथोफिजियोलॉजी होती है इसमें सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर लिख के कॉज लिख लो, और लास्ट में तुमको डिजीज कंडीशन लिखना है बस। तो बीच में जैसे लिखना है, तो अगर ये हो रहा है फाल की वजह से क्या होगा, हेड पे चोट आ रही है वो लिखोगे, फिर चोट की वजह से क्या है, मेनिंजिस डैमेज होगी, मेनिंजिस डैमेज होगी तो क्या होगा, सीएसएफ फ्लूइड में भी एबनॉर्मलिटी आएंगे, सीएसएफ का लीकेज होना, सीएसएफ में वायरस बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना, ये सब की वजह से आगे जाके डिजीज कंडीशन कॉज हो जाएगी। बस ऐसे लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है ये डिजीज होने की वजह से आगे जाके क्या और कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं क्या और उससे सीवियरिटी में हो सकता है।
तो इसमें इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी इसका बढ़ जाएगा। आईसीपी का नॉर्मल लेवल 5 से 15 होता है, इसमें बढ़ जाएगा। हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रो मीन्स वाटर, सिफेलस, सिफेलन मतलब ब्रेन, ब्रेन में वाटर का, पानी का अकुमुलेशन कहलाता है हाइड्रोसिफेलस। ब्रेन हर्निएशन, हर्निएशन मतलब प्रोट्रूजन आउट, तो किसका है, ब्रेन का प्रोट्रूजन आउट, ब्रेन हर्निएशन कहलाएगा। फिर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, जो उसका ब्रेन का फंक्शन है परमानेंट डिफिसिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, कॉग्निटिव, मोटर, सेंसरी, स्पीच, ये सब डिफिसिट हो जाएंगे फंक्शन। न्यूरो बिहेवियरल अल्टरेशन, इम्पल्स इनहिबिट्स एग्रीगेशन एंड इमोशनल लेबिलिटी, एमआरआई, रेडियोग्राफी, ये सब इनकी वजह से, मतलब एमआरआई, रेडियोग्राफी अगर काफी दिनों तक हो रहा है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि रेडियोग्राफी इज नॉट गुड टेस्ट। जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन है, ये बॉडी में हार्म भी पहुंचाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, एंटी सीजर्स, सीजर्स के अगेंस्ट है तो एंटी सीजर मेडिकेशन, एग्जांपल फेनाइटोइन दोगे। हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रेस अल्सर, क्योंकि जो अल्सर उल्सर होते हैं मेनली हिस्टामिन से ही, जो ये हिस्टामिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जब बॉडी में बढ़ता है एलर्जी कंडीशन में, तब ये सब एलर्जी में इचिंग, अल्सर, ये सब नॉर्मल कंडीशन होती है। माइल्ड एनाल्जेसिक्स दोगे, एनाल्जेसिक क्योंकि पेन अगर है तो एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी, और ये प्रोफाइलेक्सिस के रूप में भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक, पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन ना होने पाए। ऑस्मोटिक डायरेटिक, अगर एडीमा का है तो वही ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे, मैन्यूटॉल, तो ये क्या करेगा, आईसीपी को भी रिड्यूस कर देगा। डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ तो डेक्सामेथासोन देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्रेनियोटॉमी, क्रेनियोटॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हीमोटोमा बाय इंसिजन टू क्रेनियम, क्रेनियम में इंसिजन लगा के जो हीमेटोमा है उसको रिमूव कर देना, क्रेनियोटॉमी होता है। क्रेनियोटॉमी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इमेज में। फिर डाइटरी मैनेजमेंट क्या करोगे, एनपीओ अंटिल पेरिस्टाल्सिस रिटर्न, जब तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रिटर्न नहीं होगा तब तक एनपीओ, क्योंकि अगर उसको कुछ दोगे भी फीड तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही नहीं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ये जीआई सिस्टम के मूवमेंट होते हैं जो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फिर एंटेरल ट्यूब फीडिंग विथ हेड इलेवेटेड पोजीशन, मतलब हेड इलेवेटेड पोजीशन में मेनली ये देते हैं, लो फाउलर पोजीशन में हेड को इलेवेट करके फीडिंग जब कराते हैं। तो इसमें एंटेरल फीडिंग में कोई भी फीडिंग, जैसे एनजी ट्यूब से दे रहे हो वो भी आती है, जेजुनोस्टोमी फीडिंग होती है वो भी इसी में आएगी, एंटेरल फीडिंग में जेजुनोस्टोमी फीडिंग है वो भी इसी में आएगी। तो एंटेरल फीडिंग का मतलब होता है ट्यूब फीडिंग, याद रखना। नर्सिंग मैनेजमेंट में ओपन वुंड शुड बी कवर्ड एंड प्रेशर अप्लाइड टू कंट्रोल ब्लीडिंग, मतलब जो उसका वुंड है उसमें हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके रखना क्योंकि ब्लीडिंग कंट्रोल रहे। टू क्लीन द वुंड विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वुंड को क्लीन करना है। चेक एबीसी, एबीसी मतलब एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को चेक करना है। आप पेशेंट एंड मेंटेन देम, तीनों को मेंटेन करना है। मैनेज आईसीपी एंड सेरिब्रल एडिमा, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मैनेज करना है, मैनेज जिसका नॉर्मल 5 से 15 एमएमएचजी होता है, प्रेशर भी बताया था। सर्जरी टू इवैक्यूएटेड इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा, मेक जीसीएस स्केल, डिटरमाइन सीएसएफ, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें क्या क्या बनेंगी, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले है अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, क्योंकि क्या है वहां तक ब्लड ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन सही से नहीं होगा। रिलेटेड टू हाइपोटेंशन, अगर बीपी कम है तो लास्ट तक पेरिफेरल एरिया तक वहां तक जाएगा ही नहीं, तो टिश्यू परफ्यूजन होगा। और इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी होगा इसकी वजह से, मतलब ये रिलेटेड टू में हाइपोटेंशन भी हो सकता है, हेमेटोमा भी हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, कुछ भी। अगर हेमरेज है तब भी ब्लीडिंग, वहां तक ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा। हाइपोटेंशन बीपी कम है तब भी वहां तक ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो इसमें इंटरवेंशन क्या करोगे, मॉनिटर साइन सिम्टम ऑफ आईसीपी, एडमिनिस्टर मैनिटोल एज प्रिस्क्राइब्ड, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिस्टर्ब मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे मैंने इसमें केवल डायग्नोसिस और इंटरवेंशन लिखा है, तो इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन में बस जहाँ मॉनिटर लिखा है मॉनिटर कर दो, एडमिनिस्टर लिखा है एडमिनिस्टर कर दो, पास्ट में कर दो, बस ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। असेसमेंट डायग्नोसिस, डायग्नोसिस तो लिख ही दिया है। असेसमेंट में बस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा हेडिंग लिखना है आपको और अंदर कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि आपके पास पेशेंट नहीं होगा। ये हो गया। और उसके बाद रेशनल लिखना है, तो रेशनल में
साइंटिफिक रीजन, जैसे ये साइन सिम्टम असेस करोगे फॉर काहे के लिए मॉनिटर साइन एंड सिम्टम ऑफ आईसीपी, तो रेशनल का मतलब होता है साइंटिफिक रीजन। अगर आईसीपी मैनेज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो इसको आईसीपी का मॉनिटर करने का ये रीजन है कि आईसीपी अगर मेंटेन रहेगा तो कोई सेकेंडरी या फिर और जो ब्रेन की कंडीशन है वो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगी उसकी वजह से। तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन फिर से क्या है, गिव स्पंज बाथ। स्पंज बाथ तो सबको पता ही है, फंडामेंटल में पढ़ा होगा। स्पंज बाथ एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड, टेम्परेचर मस्ट बी टेकन एक्जिला एंड रेक्टम, क्योंकि माउथ से नहीं लेना है इसमें, एक्जिला एंड रेक्टम से टेम्परेचर ले सकते हो। इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू कोमा ब्लीडिंग इनटू द एयरवे, नर्सिंग टू क्लीन एयरवे ऑफ पेशेंट प्रोवाइड लेटरल साइड लाइंग पोजीशन टू हेड एलिवेट 30 डिग्री आप पेशेंट 30 डिग्री पे हेड को ले। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये भी एक डायग्नोसिस है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ फेरेंजियल रिफ्लेक्स आर कोमा, तो इसमें इंटरवेंशन क्या करोगे, गिव फीडिंग बाय राइस ट्यूब, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन क्या है, इम्बैलेंस है। प्रोवाइड ए बैलेंस न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपन इंजरी, नर्सिंग इंटरवेंशन में एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, यूज एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक हैंड हाइजीन, एंटीबायोटिक, ये सब में स्लीप पैटर्न को नॉर्मल करना, उसकी जो आरईएम एनआरईएम स्लीपिंग जो कंडीशन होती हैं, जब स्लीप पढ़ोगे पूरा स्लीप साइकिल तो उसमें आरईएम एनआरईएम रैपिड आई मूवमेंट नॉन रैपिड आई मूवमेंट ये सब पढ़ोगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। तो इन दिस टॉपिक सब and like, share and subscribe this channel.